हेलो फ्रेंड्स। तो वेक्टर के सारे क्वेश्चंस की वैरायटी कवर करने के लिए हम लोग 1 बाय 1 वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं और ये अभी हम लोग 3 वीडियो और बनाएंगे 5-5 क्वेश्चन के, और इस तरीके से वेक्टर की सारी वैरायटी हम लोग कवर कर चुके होंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये वेक्टर का चौथा वीडियो है और आप लोग रेगुलर इनको देखते रहिए। देखिए, एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और पार्टिकल जब 60 डिग्री तक घूम जा रहा है, देखिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी v है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी v रहेगी। और ये एंगल कितना घूम जा रहा है, देखिए ये एंगल थीटा 60 डिग्री घूम रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। ये पॉइंट A पर था और अब ये पॉइंट B पर आ गया। चेंज इन वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा दैट इज़ v फाइनल माइनस v इनिशियल, है ना, v2 माइनस v1। दिस इज़ एक्चुअली v1 एंड दिस इज़ एक्चुअली v2 और दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो जब वैल्यू सेम होती है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 2v साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला सिर्फ तब होता है जब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो, तो उनके डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 2v साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि v1 का मॉड और v2 का मॉड सेम है और इसको हम लोगों ने माना है v, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 और v की वैल्यू है 10 और जितना एंगल ये घूम गया है वो है 60 डिग्री। तो थीटा बाई 2, 60 बाई 2 ये 30 हो गया। तो 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 1 बाई 2, साइन 30 1 बाई 2, साइन 30 से 1 बाई 2 से 2 कैंसिल करेंगे और चेंज इन वेलोसिटी का मॉड आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो ये आपके लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आप फिर पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आप कितना लेंदी जा सकते हैं, इतने आसान क्वेश्चन को आप कैसे लेंदी हो जाएगा और आपको फिर समय से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो जब हम मॉड लेंगे तो डेल्टा v के मॉड को डेल्टा v लिखेंगे, सही बात है, और फिर लिखेंगे अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और माइनस 2 v1 v2 कॉस थीटा, ये हम लोग लिखेंगे। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि v1 और v2 की वैल्यू सेम है तो लिखेंगे v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 v स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पर आ जाएगा 2v स्क्वायर, ये देखिए 2v स्क्वायर और माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। आप देखिए ये सोल्यूशन कितना लेंथ में जा रहा है, लेंदी होता जा रहा है, और ये एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये मैं आपको साफ साफ कह दे रहा हूँ, ये डेफिनेटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। और अब हम कॉस थीटा को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 से 1 कटेगा और तब जाके अगले स्टेप में ये फार्मूला आएगा। तो इतना काम करने के बजाय हम लोग सीधे सीधे सवाल को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब दो वेक्टर्स के मॉड बराबर होते हैं तो उनके डिफरेंस का मॉड डायरेक्टली ऐसे लिखा जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन, टाइम का मैं जल्दी देखिए। एक पार्टिकल है जो कि जिस पोजीशन पर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एक्स वाई प्लेन पर एक पार्टिकल इस पोजीशन पर है, ये इसकी पुरानी पोजीशन है और ये पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है ना। अब उसके बाद पार्टिकल में एक एक्सीलरेशन लगने लगा और पार्टिकल में एक्सीलरेशन की वजह से पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस होने लगा और t टाइम के बाद, ठीक है ना, यहाँ से शुरुआत हुई, ये t इज़ इक्वल टू 0 की पोजीशन है और t टाइम बाद यहाँ पर पहुँच गया। और यहाँ का कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ का कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में दिया होना चाहिए ओरिजिन इन 2 सेकेंड 2i कैप t बराबर 0 विद इन इनिशियल वेलोसिटी इतना। इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4i कैप प्लस 4j कैप। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है जब ये पार्टिकल उस पोजीशन पर पहुंच गया। ओके, तो पार्टिकल यहाँ था और अब वो यहाँ पहुँच गया, ये देखिए।
तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और ये हो गया है, ये देखिए ये s चल के आ गया। तो सबसे पहले हमको s फाइंड करना चाहिए। हमको एक्चुअली ये लेंथ फाइंड करनी है, ओरिजिन से नई पोजीशन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, ये हमको पहले से मालूम है, ये फाइंड कर लेंगे। जब ये दोनों पता होंगे तो उम्मीद है कि हमको ये पता चल जाना चाहिए और ये पता चल जाएगा। तो पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट 2 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर एट t इज इक्वल टू 0 विद इन इनिशियल वेलोसिटी इतना। और आइए हम लोग डिस्प्लेसमेंट इसका फाइंड करें। इसका मास कितना है ज़रा ये देखना पड़ेगा मेरे को। इनिशियल वेलोसिटी दी है, इट इज एक्टेड ऑन बाय अ कांस्टेंट फोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 i कैप प्लस 4 j कैप। एक्सेलरेशन डायरेक्टली दिया हुआ है और इसलिए हमें उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut वेक्टर ut प्लस वेक्टर हाफ at स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व होगा क्योंकि u दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर फॉर्म में बहुत इजीली आ जाएगा। तो u आपका है 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है ना, 4j कैप और इनटू टाइम है 2 सेकंड बाद की बात हो रही है और हाफ एंड एक्सेलरेशन इज़ 4i कैप प्लस 4j कैप एंड t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो एक 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4i कैप प्लस 8j कैप। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ेंगे, प्लस 2 का यहाँ कटेगा एक पावर तो बचेगा 2, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8i कैप प्लस 8j कैप। तो i से i ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12i कैप प्लस 8j से 8j करेंगे तो 16j कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है और हमें पार्टिकल की ओरिजिन से फाइनल डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। आइए, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा आप समझ पा रहे होंगे, r वेक्टर प्लस s वेक्टर। ये वेक्टर का ट्रायंगल रूल है, ये r वेक्टर है और ये s वेक्टर है, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन भी मीटर है, इसकी डायमेंशन भी मीटर में होगी और ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपके सामने है और हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। तो r आपको दिया हुआ है, देखिए इट इज़ 2i कैप प्लस 4j कैप। इनिशियल वेलोसिटी पे ध्यान दीजिए, ये इनिशियल पोजीशन है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी 5 और 4 है। यहाँ पर आपको करेक्शन लेना पड़ेगा, ये 5 है और ये 4 है, ओके। या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 होगा। हाँ, ये करेक्शन हो रहा है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी ये नहीं है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर करेक्शन कर रहे हैं हम लोग, 5i कैप प्लस 4j कैप और कोई बात नहीं है। ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, बढ़िया। और 10 और i से i जुड़ गया तो ये हो गया आपका 18i कैप और 8 और 8 16j कैप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। r इनिशियल पोजीशन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस, इसको देखेंगे तो ये है 18i कैप प्लस 16j कैप। 18 और 2 ये हो रहा है आपका 20i कैप और प्लस 16 एंड 4 ये हो रहा है 20j कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फाइनल ओरिजिन से, ये वेक्टर हमारे पास है और अब हमें इसका मॉड लेना है। टेक मॉड, हमें मॉड ही फाइंड करना है। तो वेक्टर d के मॉड को हम d लिखेंगे और अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, और z कंपोनेंट है नहीं तो उसका स्क्वायर करना ही नहीं है। तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, 20√2 और ये हो गया मीटर। हो गया आंसर। क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन को सॉल्व करने में यहाँ पर एक गलती हुई है। यहाँ पर मुझे इनिशियल वेलोसिटी लिखनी थी जबकि मैंने इनिशियल पोजीशन लिख दिया था, ये एक गलती हुई है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी लिखना था जो कि 5i कैप प्लस 4j कैप है। तो ये हल्का सा करेक्शन करते हुए हम लोगों ने इसका रिजल्ट बना दिया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सच बात ये कि बार बार ये बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन वीडियो लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वो सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ही
रिलेवेंट हैं। आइए स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन t बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी 5j कैप। एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दी हुई है 5j कैप वाई डायरेक्शन में है। अब इसमें एक एक्सेलरेशन लगने लगता है और एक्सेलरेशन मैं देख पा रहा हूँ 10i कैप दिया हुआ है, 10i कैप प्लस 4j कैप, ये आपका एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन के चलते पार्टिकल मुड़ने लगता है। क्यों पार्टिकल मुड़ेगा नहीं? जब वेलोसिटी इधर होगी और एक्सेलरेशन इधर होगा तो पार्टिकल एक्सेलरेशन की तरफ मुड़ेगा और मुड़ते मुड़ते वो एक ऐसी पोजीशन पर आ जाता है जहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट 20, y0 मीटर होते हैं। और ये जो कुछ हुआ है, ये देखिए ये t बराबर 0 की पोजीशन है और यहाँ पर ये t टाइम पर पहुँच चुका है। तो मेरे को इस y0 यानी कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जबकि x कोऑर्डिनेट सवाल में दिया हुआ है। ठीक है ना? तो चलिए पहले x डायरेक्शन में काम कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। x डायरेक्शन में x = uxt, 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन 2 डायमेंशन का है, ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि पार्टिकल में देखिए इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन x और y के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल x और y दोनों में शिफ्ट करेगा। ये 2D मोशन है और ux यहाँ पर है नहीं। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पूरी तरह से y डायरेक्शन में है, तो u का x कंपोनेंट नहीं है, हाफ। और ax यहाँ पर देखिए 10 है और ये हो रहा है आपका 2² और इसकी वैल्यू दी हुई है 20। सो 20 = हाफ और ये 10t², 20 = 5t²। सो t² = 4, सो टाइम t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया और 2 सेकेंड में हमको इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अब हम लोग y डायरेक्शन में अपनी इक्वेशन बनाएंगे। कि आपको मालूम है कि जब मोशन 2D होता है तो x की इक्वेशन अलग बनाते हैं और y की इक्वेशन अलग बनाते हैं, एक साथ दोनों इक्वेशन नहीं बनती हैं। तो y डायरेक्शन में लिखेंगे y0 = uyt प्लस हाफ ayt²। y0 हमको फाइंड करना है, uy 5 है, t की वैल्यू 2 सेकेंड है, हाफ और ay यहाँ से देखिए, ये देखिए ये एक्सेलरेशन है और ये a का x कंपोनेंट है और ये a का y कंपोनेंट है जो कि 4 है और 2 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये हो गया 10 प्लस 2 × 4, ये 2 कट जाएगा तो ये हो गया 8। सो दिस इज़ सिंपली 18 मीटर। ठीक है ना? तो x को कुछ समय के t टाइम के बाद हमें x कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और y कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना था। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद, और y कोऑर्डिनेट होगा 18 मीटर। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको अपने आप ज़रूर एक बार ट्राई करें बिना देखे। नहीं, देख के ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो उसके बाद अगर आप तब भी देख के ट्राई करते हैं, देख के सॉल्व करते हैं, तो फिर कुछ सीखा नहीं आपने। तो आप वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बिना देखे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देख कर नहीं करना होता है, एक बार देखना होता है, उसके बाद बिना देखे सॉल्व करना होता है, चेक करना होता है आपने कुछ सीखा नहीं सीखा। ठीक है ना? देखिए रेन जो है वो गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। एक मैन जो है वो दौड़ रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि v कही गई है। और ये आएगा देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आपको मालूम होगा इन सवालों में ट्रायंगल बनता है, एक साइड में रेन की वेलोसिटी होती है, एक साइड में मैन की वेलोसिटी होती है, मतलब मूवर की वेलोसिटी होती है, पर्सन की वेलोसिटी होती है, और जो थर्ड साइड बचती है वो रिलेटिव वेलोसिटी की साइड होती है। और इस समय इस पर्सन को ये रेन हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आगे हमारा आगे की लाइन में कहा गया है कि मैन ने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। ठीक है ना? मैन ने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। अब उसने अपनी वेलोसिटी को कर लिया है 1 + बीटा टाइम्स v। जब उसने ऐसा कर लिया, और रेन तो उसके दौड़ने से नहीं बदलेगी कि बदल जाएगी? आप मुझे बताइए, आप धीमे चलते हैं, बारिश हो रही है, आप धीमे चलते हैं तो भी रेन जैसे गिर रही वैसे गिरेगी, आप दौड़ने लगेंगे तो भी रेन जैसे गिरेगी वैसे गिरती रहेगी। आपके चलने, रुकने या तेज़ चलने या धीमे चलने से रेन पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर फ़र्क किस बात पे पड़ता है? फ़र्क पड़ता है रिलेटिव मोशन पर। किस पर फ़र्क पड़ता है बताइए?
रिलेटिव पर फ़र्क पड़ता है, रियल पर फ़र्क नहीं पड़ता है, रिलेटिव पर फ़र्क पड़ता है। और अब उस पर्सन को रेन हॉरिजेंटल से 45 डिग्री पर नज़र आ रही है। कितने डिग्री पर बताइए? 45 डिग्री पर नज़र आ रही है। तो मुझे रेन की वेलोसिटी को मुझे इस सवाल में जो अननोन बीटा है वो फाइंड करना है। आइए पहले डायग्राम को देखकर आप कह सकते हैं कि 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया √3 इज इक्वल टू रेन की वेलोसिटी अपॉन मैन की वेलोसिटी v। इस प्रकार से रेन की वेलोसिटी √3v हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। अब आप अगली डायग्राम को देखिए तो आप कहेंगे कि 1045 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, नई वेलोसिटी। ये मैन की पुरानी वेलोसिटी v थी और नई वेलोसिटी 1 प्लस बीटा v है। ओके, 1045 सभी जानते हैं 1 होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन √3v और वेलोसिटी ऑफ मैन नई वेलोसिटी 1 प्लस बीटा v। तो v से v कैंसिल हुआ, यहाँ पर v से v कैंसिल होने के बाद आ गया 1 इज इक्वल टू √3 अपॉन 1 प्लस बीटा। सो वी कैन से दैट 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू √3, हेंस वी कैन से दैट बीटा नोन इज इक्वल टू √3 माइनस 1 यानी कि 1.73 माइनस 1 यानी कि 0.73। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा। क्वेश्चन अच्छा है, जिनको रेन अम्ब्रेला का क्लियर होगा कॉन्सेप्ट वो इस सवाल को कर पाएंगे। और बाकी बातें जो मैंने बोली हैं वो आप एक बार सुन लीजिएगा, सुनने के बाद आपको समझ में आएगा जो मैंने बोला। एक्चुअली इन क्वेश्चंस में एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल में 3 साइड्स आप सभी जानते हैं, 3 साइड्स होती हैं। उसमें एक साइड वेलोसिटी ऑफ रेन की होती है, एक साइड वेलोसिटी ऑफ मैन की होती है और एक साइड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की होती है। और हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी साइड किसकी है और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन और देखिए बहुत जल्दी से, AB प्लस AC ये क्या होगा, मतलब AO के फॉर्म में हमें पता करना है। तो अगर हम यहीं से शुरुआत करें, ये पूरा एक बार ना नोट करें तो हम यहीं से देखिए लिखना शुरू करते हैं। ये लीजिए, हमको आंसर AO के फॉर्म में चाहिए क्योंकि AO वेक्टर हमको दिया हुआ है। तो हमें इस पूरे लंबे से एक्सप्रेशन को अल्टीमेटली AO में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट करना है, इसको सॉल्व करके AO के फॉर्म में लाना है। तो AB को हम क्या लिखेंगे? अगर आप वेक्टर जानते हैं तो आप जानते होंगे AB इज इक्वल टू AO प्लस OB। समझते हैं नहीं समझते हैं? अरे भैया AB, ये लीजिए AB इज इक्वल टू AO प्लस OB, यही तो होता है वेक्टर का रूल, ट्रायंगल रूल। AB बराबर AO प्लस OB। अब बताइए AC इज इक्वल टू, अब अपने आप बताइए AO प्लस OC, ठीक है ना? ये बिना देखे भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए AD, AB लिख दिया मैंने, हाँ, और AC भी लिख दिया। अब AD का मतलब हो गया AO प्लस OD। डायग्राम देखकर देखिए, डायग्राम देखकर बताइए OD। अगला देखिए क्या है, अगला है AE का मतलब AO वेक्टर प्लस OE वेक्टर, ठीक है ना? अगला देखिए AF का मतलब हो गया AO, अब तो बताने लगे होंगे AO प्लस OF, ठीक है ना? नहीं आ रहा है AF, ये देखो समझ में नहीं आ रहा बात को। AF ट्रायंगल रूल लगाओ, AF वेक्टर ये देखिए बराबर AO वेक्टर प्लस OF वेक्टर। ये ट्रायंगल रूल आप पहले पढ़िए, ट्रायंगल रूल को पहले आप अपनी बुक से NCERT से पढ़िए, और नहीं पढ़ा हुआ है तो क्लास में जब आएंगे तो आपको वेक्टर में पढ़ाया जाएगा। तो AO प्लस OF। अब AG इज इक्वल टू हो गया AO प्लस OG, ठीक है ना? और अब आ जाइए AH पर। AH मतलब AO वेक्टर प्लस OH वेक्टर, AO वेक्टर प्लस OH। AH ये देखिए, ये लीजिए AH इज इक्वल टू AO प्लस OH हो गया। अब बहुत सारे इसमें कट जाएंगे, जैसे OB कटेगा OF से। OB OF से क्यों कटेगा? क्योंकि दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, मॉड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, कट जाएंगे। OB और OF कट जाएंगे। और OC और OG भी कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों भी अपोजिट वेक्टर्स हैं। OC OG कट जाएंगे।
ओ सी ओ जी भी कट गए, ये लीजिए। अब देखिए ओ ई और ओ ए ये रहेगा, कटेगा। ए ओ एच ओ डी कटेगा ओ एच से, क्योंकि ओ डी ये है और ओ एच ये है, इक्वल बट अपोजिट। ओ डी और ओ एच कटेंगे, ये ओ डी है और ये ओ एच है, कट जाएंगे। इतना सब कुछ हो गया और कुछ कटने के लिए नहीं है। तो अब गिनिए कितने ए ओ हो चुके हैं। 1 2 3 4। ओ ई यहाँ पर और है, ओ ई ठीक है, रहने दो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ए ओ तो आपको आपके सामने नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक बच गया है ओ ई। और आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा तो कि जो ओ ई वेक्टर है, कौन बताएगा? वो ओ ए के जो ओ ई है वो ए ओ के इक्वल होगा। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़िए पहले। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक वेक्टर ओ ई है, ओ ई वेक्टर, उसी के साथ में उतना ही बड़ा ये वेक्टर है जिसका नाम है ए ओ। देखिए लेंथ बराबर है और डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। कौन से दोनों? ए ओ वेक्टर और ओ ई वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। तो ये हो गया 7 ए ओ, और इक्वल वेक्टर होने की वजह से ओ ई को हम लोग ए ओ लिखेंगे, तो ये टोटल जाके 8 ए ओ बन जाएगा। और 8 और ए ओ हमको सवाल में दिया है 2 3 -4 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 32 के कैप। ये होगा आपका, ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में होगा। 16 आई कैप प्लस ये देखिए 16 आई कैप 24, यहाँ पर 24 जे कैप, 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 16 आई कैप प्लस 24 जे कैप और माइनस 32 के कैप। ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये देखिए हम लोगों ने ये इस शीट के माध्यम से कुछ और वैरायटीज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया है, और उसके बाद हम लोग बची हुई वैरायटी को अगले 2 या अगले 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इतना सब तैयार कर लीजिए, तब तक आपको हम अगला लेक्चर जो देंगे उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तैयारी कीजिए आराम से।